नमस्कार, आप देख रहे हैं 10 में तब। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। सबसे पहले जिक्र उन खबरों का कर लेते हैं जो शो के दरमियान हम आपको दिखाने जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल के चुनाव में दीदी पर 24 घंटे का बैन क्या लगा? दीदी इसके बाद धरने पर उतर आई, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या ममता दीदी को इसका सियासी फायदा मिल पाएगा? इधर एंटीलिया केस में सचिन वाजे के ड्राइवर से पूछताछ में एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। ड्राइवर प्रकाश ने बताया कि बॉम्ब वाली स्कॉर्पियो अक्सर वाजे ही चलाया करता था। इसके अलावा इस केस से जुड़ी क्या बड़ी खबर है, यह हम आपको बताएंगे। और आज की एक और बड़ी खबर यह है कि अखिलेश यादव ने संतों से माफी मांग ली है। लेकिन सवाल यह कि अखिलेश जी ने संतों से माफी क्यों मांगी और अचानक उनको संतों की याद क्यों आ रही है? और किशनगंज के शहीद एसएचओ अश्विनी कुमार की बेटी ने, बता दें आपको, कोई सीबीआई जांच की मांग की है। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि रिपब्लिक भारत आपसे जुड़े हर मुद्दे की आवाज उठाता है, तो आप भी अपनी आवाज उठाइए और रखिए अपने विचार कू ऐप पर। कू ऐप के यूजर्स के लिए हमारा सवाल यह है कि क्या 24 घंटे के बैन के दौरान ममता का धरना चुनाव आयोग का अपमान है? तो अभी डाउनलोड करें कू ऐप और रखें अपने विचार। सबसे पहले बात ममता बनर्जी के सियासी स्टंट की। दरअसल दीदी ने बंगाल चुनाव में मुस्लिम मतदाताओं से एकजुट होने की अपील की थी, लेकिन दीदी की अपील चुनाव आयोग को नागवार गुजर गई और चुनाव आयोग ने दीदी पर 24 घंटे का बैन इंपोज किया, जिसके बाद ममता दीदी उखड़ गई और चुनाव आयोग के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया और धरने पर बैठ गई। लेकिन क्या सियासी माइलेज दीदी को इससे मिलेगा? यह बड़ा सवाल है। 2 मई को नतीजे आएंगे। कोलकाता का गांधी मूर्ति इलाका, यह जगह आज कुछ घंटों के लिए बेहद खास बन गई, क्योंकि यह जगह करीब 3.5 घंटे तक बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का अस्थायी पता रही, जहां दीदी चुनाव आयोग के खिलाफ अपना विरोध, अपनी नाराजगी जाहिर करने पहुंची थी। अब सत्ता में होने की वजह से दीदी की नाराजगी सरकार से तो नहीं हो सकती थी, इसलिए इस बार उनके निशाने पर चुनाव आयोग था, क्योंकि आचार संहिता के उल्लंघन की वजह से इलेक्शन कमीशन ने सोमवार को ममता बनर्जी पर 24 घंटे का बैन लगा दिया, जिसकी मियाद आज करीब 2 घंटे पहले यानी 8 बजे ही खत्म हुई। लेकिन बैन की इस अवधि के दौरान दीदी कुछ घंटों के लिए धरने पर बैठी रहीं, जहां उनके लिए टीएमसी की तरफ से बाकायदा एक अस्थायी टेंट लगाया गया था। चुनाव आयोग के खिलाफ धरने के दौरान ममता के साथ न तो टीएमसी का कोई नेता था और न ही कार्यकर्ता। टीएमसी नेता या कार्यकर्ता तो दूर, घटनास्थल पर पार्टी का झंडा और बैनर तक नहीं था। दोपहर 3 बजे तक दीदी अकेली ही धरने पर बैठी रहीं। हालांकि खाली समय का सदुपयोग करने के लिए उन्होंने एक नायाब तरीका भी ढूंढ निकाला। गांधी मूर्ति के पास बैठने के दौरान दीदी ने काफी देर तक पेंटिंग की। चुनाव आयोग की कार्रवाई झेलने वाली दीदी यहां भी नियम तोड़ना नहीं भूली। बिना किसी इजाजत के ही वो गांधी मूर्ति के पास बैठी रहीं, जबकि यहां किसी तरह के इवेंट, कार्यक्रम या राजनीतिक गतिविधियों के लिए भारतीय सेना के अधिकारियों की इजाजत लेनी पड़ती है, क्योंकि कोलकाता का इलाका सेना के अधिकार क्षेत्र में आता है। मतलब चुनाव आयोग की पाबंदी वाली कार्रवाई को अपने लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन मानने वाली ममता ने सेना की अनुमति का इंतजार तक नहीं किया। जब मन किया, जैसे मन किया, जहां मन किया वहीं कुर्सी लगा दी। हालांकि टीएमसी ने धरने की इजाजत के लिए सेना के अधिकारियों को चिट्ठी तो भेजी थी, लेकिन इजाजत मांगने और धरना देने के बीच कम वक्त होने की वजह से सेना ममता बनर्जी को इजाजत दे नहीं पाई। लेकिन इससे दीदी को फर्क नहीं पड़ता। वो पहले से तय कार्यक्रम के मुताबिक वहां पहुंची भी और धरना भी दिया। पाबंदी की समय सीमा खत्म होने के बाद दीदी ने फिर पुराना राग अलापा। उन्होंने दावा किया कि संवैधानिक संस्था चुनाव आयोग केंद्र सरकार और बीजेपी के इशारे पर काम कर रही है। একদিকে বিজেপির নেতারা প্রচার করে যাবে আর তৃণমূল কংগ্রেসের আমি প্রচার করতে পারবো না, এর বিচার আপনারা করবেন, বিচারের ভার আমি জনগণের হাতে ছেড়ে দিলাম। আমি ভেবে পাচ্ছি না একটা ইলেকশনকে কেন্দ্র করে সর্বতোভাবে আমাকে আটকানোর প্রচেষ্টা চলছে কেন? हालांकि इस रैली के दौरान आरोप लगाने वाली ममता ये भूल गई कि उन पर 24 घंटे का बैन
क्यों लगाया गया था। दरअसल कुछ दिनों पहले बंगाल के राय तीखी में एक रैली के दौरान दीदी का अपने कोर वोट बैंक को लेकर तर्क छलक गया था, जिसके बाद उन्होंने बंगाल के मुसलमानों से किसी भी हालत में वोट नहीं बंटने देने की अपील की थी। दीदी ने बेहद तीखे तेवर में असदुद्दीन ओवैसी और फुरफुरा शरीफ के इमाम पीरजादा अब्बास सिद्दीकी पर मुस्लिम वोट बैंक में फूट की सियासी साजिश रचने का आरोप जड़ा था और इन दोनों मुस्लिम नेताओं पर बीजेपी के इशारों पर काम करने का आरोप भी लगाया था, जिस पर बीजेपी के नेता भी सामने आए। उन्होंने दीदी की धरने वाली पॉलिटिक्स के जरिए ही उन पर तंज किया। दुर्भाग्य से चुनाव कमीशन का निर्णय न मानते हुए और आस्था में उतर कर आंदोलन कर रही है, जो पार्लियामेंट के कानून के खिलाफ आंदोलन कर रही है, जो संविधान के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के साथ आंदोलन की है। मुझे लगता नहीं कि वो इस प्रकार कानून मानेंगे। एक मुख्यमंत्री को इस प्रकार शोभा नहीं देता है। धरने पर सियासी आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह है, लेकिन चुनाव आयोग की तरफ से नेताओं के चुनाव प्रचार पर रोक लगाने का ये पहला मौका नहीं है। 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी कई बड़े नेताओं पर पाबंदियां लग चुकी हैं, जिसमें योगी आदित्यनाथ पर 72 घंटे तो मायावती पर 48 घंटे तक रोक लगी थी। तब इनमें से कोई चुनाव आयोग के खिलाफ तो धरने पर नहीं बैठा, तो फिर बंगाल में शांतिपूर्ण चुनाव करवाने के लिए जूझ रहे चुनाव आयोग को ममता दीदी क्यों कटघरे में खड़ा कर रही हैं? क्या हार की हताशा की वजह से दीदी ऐसा कर रही हैं? जिसका जवाब 2 मई को नतीजों के तौर पर ही मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और ये तस्वीर आप देख रहे हैं समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की, जो संतों के सामने दंडवत होते नजर आ रहे हैं। लेकिन आखिर अखिलेश यादव को अपने कौन से भूल की क्षमा मांगनी पड़ गई संतों से? आखिर अखिलेश यादव ने ऐसा क्या किया था और अचानक अखिलेश यादव को संतों की याद क्यों आ रही है? देखिए इस रिपोर्ट में। एक पुरानी कहावत है कि सुबह का भूला यदि शाम को घर लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते, लेकिन समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को अपनी एक बड़ी भूल का एहसास होने में 6 साल का वक्त लग गया। 2015 की एक गलती की माफी मांगने वो 6 साल बाद हरिद्वार पहुंचे और देश के बड़े साधु संतों के सामने नतमस्तक हो गए। गलती की पश्चाताप की शुरुआत उन्होंने शारदा द्वारका पीठ के जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती महाराज से की, जिनके चरणों में मुलायम सिंह यादव के लाल अखिलेश दंडवत हो गए और अपने किए की माफी मांग ली। इससे पहले अखिलेश ने शंकराचार्य स्वरूपानंद के शिष्य और उत्तराधिकारी स्वामी अवि मुक्तेश्वरानंद से भी खुद को माफ करने की गुहार लगाई, जिस पर साल 2015 में वाराणसी में अखिलेश की पुलिस का अमानवीय चेहरे का खुद गवाह बनने वाले स्वामी अवि मुक्तेश्वरानंद ने उन्हें माफ कर दिया। ये एक व्यक्ति का पछतावा है और यह पछतावा आदर योग्य है, इसलिए कि कम से कम आदमी ने ईमानदारी से अपनी गलती को स्वीकार किया, आगे ना करने की बात कही। ये एक राजनीतिज्ञ के रूप में अखिलेश यादव की परिपक्वता हम कहेंगे। दरअसल 2015 में 22 सितंबर को गणेश प्रतिमा विसर्जन पर रोक लगाई गई थी, जिसके विरोध में वाराणसी के गदौलिया चौराहे पर मराठा गणेश उत्सव सेवा समिति के कार्यकर्ता धरना देने लगे। विरोध प्रदर्शन के समर्थन में दूसरे दिन वाराणसी की आम जनता सड़क पर उतर आई थी। इस दौरान कई साधु संत भी धरने पर बैठ गए थे, जिनमें 2 संतों ने गंगा में प्रतिमा विसर्जन की अनुमति के लिए अन्न जल का त्याग कर दिया। उसी रात अखिलेश की पुलिस विरोध कर रहे साधु संतों पर लाठी चार्ज कर बैठी, जिनमें शंकराचार्य स्वरूपानंद के शिष्य स्वामी अवि मुक्तेश्वरानंद भी शामिल थे, जो करीब 40 साधु संतों के साथ बुरी तरह घायल हो गए। जिस पर अखिलेश को 6 साल बाद पछतावा हुआ। हालांकि कुछ साधु संतों ने अखिलेश यादव के इस रुख को घड़ियाली आंसू से जोड़ा है। उन्होंने दावा किया है कि अखिलेश यादव सिर्फ मन परिवर्तन का दिखावा कर रहे हैं। अगर माफी मांगनी ही थी तो पहले 1990 में राम जन्मभूमि आंदोलन के दौरान पुलिस फायरिंग में मारे गए कार सेवकों पर माफी मांगते। अखिलेश जी कुंभ मेले में आके कह रहे हैं कि बनारस में जो गलती हुआ उसका माफी मांग रहे हैं, परंतु ये बता दो हमको कि राम जन्मभूमि के ऊपर में जो भक्तों के ऊपर में, राम भक्तों के ऊपर में जिन्होंने गोलियां चलवाई थी, वो कब माफी मांगेंगे?
उस घटना की वजह से उस समय की सरकार के मुखिया मुलायम सिंह यादव को कुछ लोग मुल्ला मुलायम भी पुकारने लगे थे। 1990 के गोलीकांड के बाद 1991 में हुए विधानसभा चुनाव में मुलायम सिंह यादव पूरी तरह चुनाव हार गए थे। इसके बाद समाजवादी पार्टी की सरकार 3 बार बनी, लेकिन तब धर्मनिरपेक्षता की आड़ में मुलायम और खुद अखिलेश मुस्लिम तुष्टीकरण की ही राजनीति करते रहे। लेकिन लगता है कि बंगाल समेत कई राज्यों में मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले नेताओं के खिलाफ बहुसंख्यकों के एकजुट होने के बाद अखिलेश यादव की आंखें खुल गई हैं, क्योंकि अगले साल ही उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव हैं, जहां उनका मुकाबला हिंदुत्व के बड़े चेहरे योगी आदित्यनाथ से है। शायद यही वजह है कि वो पहले से ही सॉफ्ट हिंदुत्व की राह अपना रहे हैं, ताकि 5 साल बाद ही सही लेकिन सत्ता का स्वाद दोबारा चख सकें। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। ये है सचिन वाजे, जो कभी मुंबई पुलिस की आंखों का तारा हुआ करता था, लेकिन अब ये तलोजा जेल में हवालात की हवा खा रहा है। लेकिन सचिन वाजे के ड्राइवर ने जो खुलासा किया है, उससे सचिन वाजे की मुश्किलें और बढ़ने वाली हैं। यानी कि सचिन वाजे के खिलाफ अब विभागीय कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी गई है। मुंबई पुलिस एक्शन लेने की तैयारी में। देखिए रिपोर्ट। माया नगरी में साजिशों का जाल बुनने वाले सचिन वाजे तलोजा जेल में बैठकर हवालात की हवा खा रहा है। वाजे के हर गुनाहों का हिसाब हो रहा है। वसूलीबाज वाजे पर चारों तरफ से शिकंजा कसा जा रहा है। एंटीलिया के सामने विस्फोटक रखने वाला और मनसुख हिरेन की हत्या का मास्टरमाइंड वाजे को पहले एनआईए ने सलाखों के पीछे भेजा, और अब मुंबई पुलिस ने सचिन वाजे पर अपना चाबुक चलाना शुरू कर दिया है। यानी जल्द ही एपीआई सचिन वाजे सरकारी सेवाओं से बर्खास्त किया जाने वाला है। वसूली कांड के मास्टरमाइंड पर एक्शन, साजिशों के सूत्रधार वाजे पर प्रहार, बर्खास्त होगा वसूलीबाज वाजे। मुंबई पुलिस की कार्रवाई हुई शुरू। मुंबई में वाजे ने खुलेआम वसूली का गंदा खेल खेला। सचिन वाजे और विनायक शिंदे की डायरी ने वाजे के वसूली के कारनामों का पर्दाफाश किया, तो वाजे के प्यादों ने वाजे के एंटीलिया साजिश और मनसुख हत्याकांड में शामिल होने के सबूत सामने रखे, और अब इन सबूतों के आधार पर मुंबई पुलिस ने वाजे पर कड़ा एक्शन लेने की तैयारी शुरू कर दी है। वाजे की जांच में जुटी मुंबई पुलिस की स्पेशल टीम ने एटीएस और एनआईए से वाजे के खिलाफ जुटाए गए दस्तावेज देने की मांग रखी थी। एटीएस और एनआईए दोनों से वाजे केस से जुड़े दस्तावेज मुंबई पुलिस को मुहैया कराए गए। हिरेन की मौत की एफआईआर कॉपी, मनसुख की पत्नी का बयान भी शामिल है। मीठी नदी में मिले सबूत भी शामिल हो सकते हैं, जिसमें नंबर प्लेट और डीवीआर शामिल है। एंटीलिया केस से जुड़े सबूत भी एनआईए मुहैया करवा सकती है। सचिन वाजे के खिलाफ मुंबई पुलिस ने एटीएस और एनआईए से सबूत मांगे हैं। अब इन्हीं सबूतों के आधार पर मुंबई पुलिस कार्रवाई कर रही है। अब सचिन वाजे का बच पाना बेहद मुश्किल है और जल्द ही सचिन वाजे को सभी सरकारी सेवाओं से बर्खास्त कर दिया जाएगा। एटीएस और एनआईए से मिले दस्तावेजों के बाद मुंबई पुलिस की स्पेशल टीम ने आर्टिकल 311 के तहत वाजे को सेवा से बर्खास्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। वाजे को सेवा से बर्खास्त करने का एक प्रस्ताव सरकार को भी भेजा जाएगा, और सरकार के फैसले के बाद वाजे को सरकारी सेवाओं से बर्खास्त कर दिया जाएगा। यानी करोड़ों की कार रखने वाला वाजे, अपने आप को मुंबई का डॉन समझने वाला वाजे अब चौतरफा घिर गया है। वाजे का बच पाना बेहद मुश्किल होने वाला है। वाजे के हर गुनाह का एटीएस, एनआईए, मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र सरकार हिसाब कर रही है। अब आपको वाजे के कारनामों की वो 2 तस्वीर दिखाते हैं, जिससे साफ हो जाएगा कि वाजे परमबीर की नाक के नीचे कैसे साजिशों को अंजाम दे रहा था। एंटीलिया साजिश पर बड़ा खुलासा। साजिश के बाद पुलिस हेडक्वार्टर पहुंची इनोवा। एनआईए एंटीलिया मामले में लगातार पूछताछ कर रही। अब एनआईए के रडार पर वाजे का ड्राइवर। वाजे की कार के जाल को बेपर्दा करने के लिए एनआईए ने वाजे के ड्राइवर प्रकाश से पूछताछ की। ड्राइवर प्रकाश ने कबूला कि हरी स्कॉर्पियो अक्सर वाजे ही चलाया करता था। ये वही स्कॉर्पियो है जिसमें एंटीलिया के बाहर जिलेटिन की छड़ें रखी गई थी, और ड्राइवर ने 17 फरवरी को स्कॉर्पियो वाजे को सौंप दी थी। वहीं जो ड्राइवर इनोवा चला रहा था, उसने एनआईए के पूछताछ में स्वीकार किया कि उसने इनोवा पुलिस हेडक्वार्टर में खड़ी की। उससे पहले ड्राइवर ने नंबर प्लेट बदली और इनोवा पर पुलिस लिखा स्टिकर चिपका दिया। जो इनोवा की एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये एंटीलिया साजिश के एक दिन बाद की है। यानी एंटीलिया साजिश को मंजिल तक पहुंचाने के लिए वाजे जिस कार में बैठकर एंटीलिया तक पहुंचा, वो कार इनोवा ही थी।
और साजिश की कार में जिलेटिन के छड़े रखकर वाजे इनोवा को 26 फरवरी को पुलिस हेडक्वार्टर में खड़ा कर जाता है, लेकिन किसी को इस बात की भनक तक नहीं लगती। वाजे के इन कारनामों से सवाल उठता है कि आखिर पुलिस हेडक्वार्टर में कौन कौन वाजे की ढाल बना हुआ था। एंटीलिया केस के बाद इनोवा पुलिस हेडक्वार्टर में पार्क की गई तो किसी को इस बात की खबर कैसे नहीं हुई। और इससे भी बड़ा सवाल ये कि क्या परमवीर सिंह ही सचिन वाजे की मदद कर रहा था। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और हमने आज आपसे पूछा था सवाल कि क्या 24 घंटे के बैन के दौरान ममता का धरना पर बैठना चुनाव आयोग का अपमान है। कू ऐप के यूजर्स के लिए सवाल था, इसके जवाब में 95% लोगों ने हां में जवाब दिया है, जबकि 5% लोगों ने ना में जवाब दिया है। रिपब्लिक भारत पर हम आपके हर मुद्दे की आवाज उठाते हैं, तो आप भी अपनी आवाज उठाइए। अभी डाउनलोड कीजिए कू ऐप और रखिए अपने विचार। 10 में तब में फिलहाल इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात। तब तक आप बने रहिए रिपब्लिक भारत के साथ। हम फौरन लौट रहे हैं।